के आते के साथ राज और समाज दोनों एक टेबल पर बैठकर जब नदी की चिंता करने लगे तो नदी को तो ठीक होना ही होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये है कि राज और समाज दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों को आपस में विश्वास नहीं है एक दूसरे के। जबकि लोकतंत्र बनता ही इसलिए है कि राज और समाज दोनों जुड़ जाएं, पर यहाँ ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, फेथ ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, उसके कारण चीज़ें बिखरती रहती हैं। अच्छी बात है कि आज हमने राज को भी सुना और समाज को भी सुना। मैं आप लोगों को एक घटना बताना चाहता हूँ। 1932 में भारत में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हॉकिंस को ये जुम्मा दिया कि ये भारतीय लोग बहुत तंग कर रहे हैं भारत, तो तुम थोड़ा जाके इनको मज़ा चखाओ। मज़ा चखाने का मतलब समझते हैं? तो हॉकिंस को ये जिम्मेदारी दी और उनको बनारस का कमिश्नर बनाया गया। बनारस उन दिनों में कैपिटल ऑफ विजडम था, कैपिटल ऑफ नॉलेज था। तो बनारस का कमिश्नर जब बना के भेजा तो हॉकिंस सोचने लगा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा टास्क दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो उसका दिमाग में एकदम क्लिक किया कि इनकी जो गंगा है इस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये गंगा को माँ कहते हैं और ये इनकी आस्था का केंद्र है, तो इस पर हमला कैसे बोल सकते हैं, वो करना चाहिए। तो हॉकिंस ने एक डेडलाइन का ऑर्डर जीआर फ्रेम किया। फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी वी कैन लिंक 3 ड्रेन डायरेक्ट विद गंगा। अब इस जीआर का पता चल गया पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहाँ उन दिनों आज़ादी के आंदोलन में तो वो बहुत लगे हुए थे ही, साथ ही साथ वहाँ बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने कर दी थी। वो चालू हो गया था 1932 में। इनको जैसे ही पता चला तो ये बहुत बौखलाए और ये एक लड़ाई गंगा की पहले जीत चुके थे 1916 में। जो इंजीनियर्स हैं उस हिस्ट्री को जानते होंगे, जब उन्होंने चीफ इंजीनियर कोटले को कहा कि ये गंगा मेरी माँ है और तुम अपनी इंजीनियरिंग से इसको बांध नहीं सकते। तो फिर एक एग्रीमेंट हुआ था वायसराय के साथ। वायसराय ने और भारत के राजाओं ने और लोगों ने मिलकर तय किया कि गंगा को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि गंगा यदि बन जाएगी तो फिर वो गंगा नहीं रहेगी। नदी तो वो होती है जो आज़ादी के साथ बहती है, जब आप उसको बांध के बहाते हैं तो वो कैनाल हो जाती है, फिर आप उसको नदी नहीं कह सकते। नदी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, यू कैंट से द रिवर। तो उसमें वायसराय और भारत सरकार का जो समझौता था उसमें 30 मीटर गंगा को ओपन दिया। वहाँ यदि आप लोग गए हैं भीमगोड़ा पर, हरिद्वार के ऊपर एक जगह है भीमगोड़ा, वहाँ एक डैम बना है। डैम से ऊपर उसको ऐसा ओपन स्पेस दिया है जिससे अभी भी गंगा जी अपनी आज़ादी के साथ नीचे की तरफ बह के आ जाती हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ये बड़ा भरोसा था कि तो बनारस में भी जीत जाएगा, लेकिन बनारस में अपने घर में वो हार गए। कैसे हार गए? क्योंकि जब ये जो जीआर था फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ बनारस सिटी, इस जीआर में 20 लाख रुपए उस जमाने में इन्वॉल्व थे। ये जीआर ऐसे ही तो निकलेगा नहीं, इसके पीछे तो कुछ बजट चाहिए और बजट भी थोड़ा बड़ा चाहिए। तो जब पंडित जी अपने 5-6 शिक्षकों को लेके अपने साथ वहाँ हॉकिंस के दरबार में घुस गए। हॉकिंस ने कहा, यस वेलकम माय लॉर्ड, आई नो व्हाई यू कम हियर विदाउट अपॉइंटमेंट। सो पंडित जी बहुत गुस्से में थे। पंडित जी ने अंग्रेजी में नहीं बोला, उन्होंने कहा, तुम जानते हो हॉकिंस, मेरा गंगा के साथ क्या रिश्ता है, गंगा मेरी क्या है? तो उसने कहा, यस सर, आई नो माय लॉर्ड, गंगा इज योर मदर, बट यू टेल मी what is the way for the beautification of Banaras city? Only the way we can link 3 drain direct with Ganga. ये जो वरुणा है और असी है, ये जो आपने कभी बनारस में गए हो, लोहे का एक पुल है बड़ा सा, उसके ऊपर राजघाट की जगह पर वो गंगा में मिलाया जाता है। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी माँ कितनी सुंदर है। मैं अपनी माँ के पैरों की तरफ देखता हूँ हमेशा, और मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है मैं वो जानता हूँ। मैंने अपनी माँ के कभी चेहरा देखा ही नहीं कि मेरी माँ कैसी है, मेरी माँ के बाल कैसे हैं, मेरी माँ के दांत कैसे हैं, मेरी माँ के गाल कैसे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरी माँ कैसे चलती है, किन पैरों से चलती है, और मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। मैं केवल 2 बातें जानता हूँ माँ के बारे में।
अब हॉकिंस के पास कुछ जवाब नहीं था। हॉकिंस जो है अब रुक गया। अब उसके पास क्या, उसको तुरंत सूझा कि इनके साथ जो 6 टीचर आए हैं इनको अब तोड़ा जा सकता है। तो उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरी पार्लियामेंट ने 20 लाख रुपए भेजे हैं आपके बनारस के लिए, तो मुझे फिर ये पैसे वापस भेजने पड़ेंगे। उस जमाने में 20 लाख तो छोटी राशि नहीं होती थी। इतने में ही जो पंडित जी के साथ डेलीगेशन में गए थे उनमें से एक प्रोफेसर ने आके धीरे से कहा कान में पंडित जी के, पंडित जी अभी इस पैसे को बनारस से वापस मत भेजो, अपने शहर में ये पैसा लगेगा तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों को पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को काम मिलेगा। तो जब अपना प्रोफेसर उनको कहने लगे तो प्रोफेसर साहब की बात सुन के वो तो और गुस्से में हो गए, लाल, और उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें यदि करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ। पंडित जी गुस्से में दरवाजे से निकल के वापस चले गए और फाइनली 20 लाख रुपया खर्च किया गया गंगा को, ये जो 3 हमारे बनारस शहर के गंदे नाले थे उन गंदे नालों को गंगा में मिलाने के लिए। इस केस की हिस्ट्री क्या है? 1932 से पहले एक भी केस आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या इंडिया में रिकॉर्ड नहीं है जब नदियों में गंदे नाले मिलते हो। इससे पहले कोई गंदा नाला किसी भी नदी में मिलता नहीं था। इवन आपकी नासिक का भी कोई गंदा नाला आपकी गोदावरी में नहीं मिलता था। इस डेड लाइन के जीआर ने, इस डेड लाइन के ऑर्डर ने पूरी भारत की नदियों में गंदे नालों को मिलाने का, लिंक करने का एक सरकारी रास्ता खोल दिया। इससे कितना बड़ा विनाश हुआ भारत का, कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैं जानता हूं कि भारत की आस्था थी नदियां, और भारत के लोग लिखित कॉन्स्टिट्यूशन से पहले नदियों को माँ कहते थे, और केवल माँ कहते नहीं थे, उनके साथ माँ जैसा व्यवहार करते थे। माँ तो आज भी कहते हैं, लेकिन आज हम लोग नदियों के साथ माँ जैसा व्यवहार नहीं करते। यदि हमारा ये व्यवहार, ये बिहेवियरल चेंज ना होता तो शायद भारत की नदियों की चिंता इतनी ज़्यादा ना होती जितनी आज हम सबको चिंता है। तभी तो हम राज और समाज के लोग एक साथ बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये हमारा नासिक शहर, जहाँ दक्षिण की गंगा है, गोदावरी है, इनका स्पिरिचुअल, कल्चरल, सिविलाइजेशनल ऑल इम्पोर्टेंस विद दिस रिवर, और ये तो बिल्कुल नाला बन गई है। इसको नाला, नदी को नदी कहते हुए भी नदी भी नहीं कह सकते। उसका स्वरूप नाले जैसा लगता है, उसको देखने में नाला लगता है। तो जब भारत का राज और समाज दोनों ही नदियों को नाले, अरे विनोद मैं बैठ जाऊंगा, बैठाऊंगा तो अभी आए। हाँ चेयर है, पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये नाला बन गई। फिर भी मैंने जो अभी आपको सुना, आपकी गोदावरी की स्थिति गंगा के, कानपुर की गंगा से बेहतर है। कानपुर की गंगा से कई गुना बेहतर है, जो भी कुछ स्टेटस है। इसका मतलब मैं, आप बैठो ना तुम, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपकी जो गोदावरी है वो आईसीयू में भर्ती है और थोड़ा सांस चल रहा है, उसको जिंदा है। और जब सांस चलता हो, जिंदा हो, आईसीयू में हो, तो उसके बेटे और बेटियां यदि ठीक से इलाज करा लें तो बचा लेते हैं। तो यदि आप गोदावरी के बेटे और बेटियां हैं तो इसको आईसीयू से निकालने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है। दोनों चीजें हैं। भारत में रिवर और सीवर को सेपरेट करने का सिद्धांत पुराना था, बीच के दिनों में खत्म हो गया। अभी हम 3-4 दिन पहले आदित्य के साथ बात कर रहे थे बम्बई में। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप मुझे 1 साल दे दीजिए, मैं आपको ये करके दिखा दूंगा कि रिवर और सीवर सेपरेट हो जाए। वो पर्यावरण के भी मंत्री हैं आपके, और टूरिज्म के भी मंत्री हैं। तो मैंने उनको कहा कि भैया तुम ये टूरिज्म ऐसा मत करो कि ये जो तीर्थ स्थान है, तीर्थाटन को पर्यटन में मत बदलो।
जो हमारे पिलग्रिम हैं, जो हमारे सैक्रेंट हैं, वहाँ का जो टूरिज़्म है वो पर्यटन की तरफ ना जाए, वो वहाँ का कल्चरल टूरिज़्म हो, स्पिरिचुअल टूरिज़्म हो, इन्वायरमेंटल टूरिज़्म हो, लेकिन उसको ये जो फैशनेबल आजकल का टूरिज़्म है वैसा मत बनाओ। उसने उसके लिए भी कहा कि नहीं हम उस पर बहुत चिंतित हैं। और क्या कहा था उसने, वो कुछ बताने लगा था ना इस बात के बाद मुझे बहुत कि सारे हम मतलब अपना जो स्ट्रैटेजीज उसने हाँ, नई नई टेक्नोलॉजीज डाल के जो कर हाँ हाँ हाँ। तो एक तरफ आपकी सरकार भी अब चिंतित है इस बात के लिए कि रिवर और सीवर को सेपरेट करें। ट्रीटमेंट के बाद जो पानी है उसको रिट्रीट करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें। रीयूज करने के लिए नासिक में सारे साधन उपलब्ध हैं। आप खेती कर सकते हैं, आपकी नदी खेती के बिल्कुल पास से बहती है तो खेती में यूज कर सकते हैं। आप शहर में जो आपके उद्यान हैं उनको यूज कर सकते हैं। आपके पास फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्री में कर सकते हैं। पावर हाउस है, वो थर्मल पावर है, उसमें कर सकते हैं। पर मेहरबानी करके अब ये सोचो, आज के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी पॉलिसी ये हो जानी चाहिए कि हम ट्रीटेड वाटर को अब नदी में नहीं डालेंगे। ट्रीटेड वाटर को हम रिट्रीट करें, चाहे रीयूज, जो भी कुछ करना हो उसको करके यूज करेंगे। यदि आपका सुवेज वाटर है तो आप एग्रीकल्चर में और बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में यूज करेंगे तो उनके उत्पादन बढ़ेंगे। यदि आपका एफिलेंट वाटर है तो फिर आप उसको इंडस्ट्री को देना होगा, थर्मल को देना होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पानी का किस तरह से हम उसको क्लासिफिकेशन करें और वो पानी ठीक से उपयोग हो जाए। ये नासिक से शुरुआत हो सकता है। नासिक इतना कॉम्प्लिकेटेड सिटी नहीं है जितने हमारे भारत के और कॉम्प्लिकेटेड सिटी हैं। कानपुर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, पूरा जटिल प्रॉब्लम्स है वहाँ की। मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन वो और ज़्यादा गंदा ही होता जा रहा है। कुछ जगह हम गंगा को ठीक कर पाए, कुछ जगह चंद स्थानों पर, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए। पर नासिक को यदि आप रियली एक स्पिरिट के साथ करना चाहेंगे तो नासिक आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नासिक थोड़ा सरल है, लोग भी थोड़े सरल हैं। लोगों की आंखों में अभी थोड़ी बहुत गोदावरी बची है, बहती है। तो यहाँ के लोगों की आंखों में गोदावरी को देखा जा सकता है, थोड़ा, सबकी में नहीं, तो करीब करीब 20% लोगों की आंखों में अभी भी गोदावरी बची है। तो थोड़ा जरा उसको टैप कर सकते हैं कि जिनकी आंखों में गोदावरी है उनको कैसे हम इस काम में साथ जोड़ लें। यदि आप उनको साथ जोड़ पाएंगे तो आपका काम आसान भी होगा और उसका विस्तार भी होगा, आपका काम बढ़ेगा भी। मेरे साथ अभी जो बैठे हैं इनका नाम है डॉक्टर विनोद बोधनकर। इन्होंने देश भर में नदियों के लिए पिछले 3 सालों से अद्भुत काम किया है और इनका प्लास्टिक का काम तो पूरी दुनिया में जाना जाता है। प्लास्टिक स्कूल के बच्चों को और कॉलेजेस के बच्चों को कैसे शहर को प्लास्टिक मुक्त करना। तो कभी ये भी आपके साथ आके कभी आगे बात करेंगे। आज तो इनको मैं टाइम नहीं देता, तो फिर भी इनको कुछ कहना हो तो ये कह सकते हैं मेरे खत्म करने से पहले। 1 मिनिट. हाँ 1 मिनट, ठीक है। 2च मिनिटात बोलतो मी. हाँ हाँ बोलो ना। रिव्हर रिज्युनेशन हा विषय आपण जेव्हा सायंटिफिक असा विचार करतो हाँ तो ओव्हर सिम्प्लिफाय करून लोकांसमोर मांडला पाहिजे आणि स्वतःसमोर. त्यांची परवानगी म्हणून मी बोलतोय. 3 नद्या आहेत जगामध्ये ज्यांना असं खरं म्हणतात की रिज्युनेट झाले. एक राईन रिव्हर आहे, एक हडसन रिव्हर आहे आणि एक थेम्स रिव्हर आहे. आणि ते 4 त्यांनी क्वालिटीज दिलेत. त्याच्यामध्ये फॉरमोस्ट जी सायंटिफिक क्वालिटी ती अशी आहे की प्लेन्स रिव्हरचं डिझॉल्ड ऑक्सिजन 8 पार्ट्स पर मिलियन हवं. आणि हे डिझॉल्ड ऑक्सिजन जे आहे म्हणजे H2O व्यतिरिक्त जे डिझॉल्ड ऑक्सिजन आहे, आपण जे जड कचरा टाकतो आणि जो ओला कचरा टाकतो म्हणजे जर गार्बेज ऑर स्वेज त्याचं विघटन जेव्हा नदीमध्ये होतं तेव्हा ते जे डिझॉल्ड ऑक्सिजन ठेवलेलं आहे तिथल्या इकोसिस्टमसाठी तो इन द प्रोसेस ऑफ काय ब्रेकिंग डाऊन तो कचरा ते खाऊन जातो. तर थोडं नाही, मी पुण्याहून आत्ता आलो तर पुण्यामध्ये मुठा नदीमध्ये 0 किंवा 2 आहे डिझॉल्ड ऑक्सिजन, म्हणजे ती मृत नदी आहे. त्या नदीमध्ये 70 स्पीशीजचे मासे होते, आता 2 स्पीशीज उरले, चिलापी आणि मंगूर, आणि ते भारतातले नाही आहेत, ते हॉस्टाईल रिव्हर्समधले ते आहेत. म्हणून खरं तर तिथली सृष्टी मेली असं म्हणता येईल. तिला नदी कसं म्हणायचं, मासे नाहीत तर आपल्याला हे डिझॉल्ड ऑक्सिजन 8 पार्ट्स पर मिलियनपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आपण कसं आणायचं. थेम्स रिव्हर इट टूक 30 इयर्स.
बट दैट वाज अबाउट 40 years बैक. आज पता नहीं टेक्नोलॉजीज इतने हैं बायो रेमिडिएशन के भी, तो ये जल्दी शायद हो सकता है. मुझे एक ही पॉइंट रखना था भाई साहब यहाँ कि रियली वी कैन से रिवर इज रिजुवेनेटेड ओनली एंड ओनली व्हेन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज 8 parts per million. To involve the youth in the city, we can count on a map every single college. आणि त्यांना जेवढी अर्बन रिव्हर आहे त्याच्यामध्ये जागा जागा देऊन त्यांना दर आठवड्याला डिझॉल्व्ड ऑक्सिजनचं रिडिंग घ्यायला सांगायचं. 2000 रुपयाचा छोटा किट असतो, तो 8 महिने चालतो. तर त्यांचं ते जेव्हा स्वतः पाहतील की माझ्या नदीमध्ये डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन 8 पाहिजे, 3च आहे, 2च आहे, आणि रेग्युलरली जातील तेव्हा तिथले मासे पकडणाऱ्यांशी बोलतील, तर त्यांना कळेल की इथे किती किलो मासे यायचे आणि आता किती येतात. आणि आत्ता येणारे मासे असे आहेत पुण्यामध्ये की ते स्वतः खात नाहीत. मासे जे पकडतात ते स्वतः खात नाहीत, कारण ते म्हणतात बाजारापर्यंत जाईपर्यंत ते असे कोलॅप्स होऊन चपटे होऊन जातात मासे. त्यांचं फ्लॅश जे आहे ना ते हेल्दीच नाही आहे. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ नोट. अगेन अँड अगेन आय से दिस, गव्हर्नमेंटचे जे काही प्लॅन्स असतात नदीसाठी त्याच्यामध्ये हा मुद्दा मात्र मेन्शन क्लिअरली केलेला नसतो की 8 ppm पर्यंत आपल्याला ही नदी आणायचीच आहे. बस मला एक फक्त हा फ्लॅग करायचा होता पॉईंट. मेरी बात होगी बस. देखो, अब मैं स्मार्ट सिटी पे आता हूँ अब जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है. स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है कि ग्लासेस की बड़ी बड़ी गर्म सुंदर बिल्डिंगें, कलरफुल सीमेंट कंक्रीट और प्लास्टिक की सुंदर चिकनी रोड, ये होता है क्या? तो फिर क्या होता है? स्मार्ट का मतलब होता है जहाँ के लोग उस वातावरण में रहकर तंदुरुस्त और चुस्त रह सके, उस सिटी को स्मार्ट कहेंगे. जिस सिटी का ऑक्सीजन लेवल, पानी ठीक ठाक हो, जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठीक लगता हो. यदि नदी हेल्दी नहीं है तो वहाँ के लोग हेल्दी हो ही नहीं सकते. रिवर हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ, इन दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको हम हमेशा इग्नोर करते जाते हैं, उसको हम भूलते जाते हैं. तुम जरा जल्दी से एक लाइन में डेफिनेशन बता दो नदी की क्या है. पढ़ के नहीं, ऐसे ही बोल दो यार. बस मैं 2-3 मिनट में खत्म कर रहा सर, हूँ. एक चीज में एक कहना था, हाँ. ये सब अपने चर्चा हुई, लेकिन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात ही नहीं थी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज. सारे काम एक साथ नहीं होते हैं. जरा रुको 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 रुको, वो भी करेंगे. करना है अभी. आज तो जरा स्मार्ट बन रहे हैं ना हम लोग. अच्छा. हाँ, हमें पहले स्मार्ट बनने दो यार. Shall I go into the यस definition? यस यस. 2011 में अंडर द गाइडेंस ऑफ GD अग्रवाल जी अँड डॉक्टर राजेंद्र सिंग, दौला नावाचं गाव आहे, त्यांचं ओरिजिनल गाव सरांचं दौला गाव आहे. तिथे जवळजवळ 250 वेगवेगळे तज्ज्ञ भेटले आणि नदी नीतीचं प्रारूप, फॉर्मॅट और लेटेस्ट से ड्राफ्ट ऑफ रिव्हर पॉलिसी दॅट वॉज क्रिएटेड. अँड द फर्स्ट पार्ट इज द डेफिनेशन ऑफ रिव्हर, ज्याला डेफिनेशन म्हणता येत नाही, इंग्रजी शब्द ड्राय आहे जरा, नदी की परिभाषा. तर मी वाचून फक्त दाखवणार आहे. आणि आत्ता जे आपण बोलत आहोत त्याचा संबंध याच्यात खूप येतो. हिमजल भूजल स्रोत एवं वर्षा के जल को उद्गम से संगम तक स्वयं प्रवाहित रखती हुई, जो अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता के साथ बहती है और सदियों से सूरज, वायु और धरती से आज़ादी से स्पर्श करती हुई जीव सृष्टि से परस्पर पूरक और पोषक नाता जोड़कर जो प्रवाहित है वह नदी है. परस्पर पूरक आणि परस्पर पोषक जेव्हा ब्रेक होतं तेव्हा डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन झिरोवर येतं. हा एक त्याचा प्रमाण. आणि इफ यू वॉन्ट टू चेंज बिहेवियर ऑफ एव्हरी फॅमिली इन नाशिक, मग मायक्रो लेवलवरती जर प्लॅनिंग केलं तर सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटला आपल्याला हायेस्ट लेवलवर जर नाही आणलं, इथे मला वाटतं सॅनिटेशन आणि हेल्थचे खूप बसलेले असणार आहेत. आपल्याला जोपर्यंत आपण ते पूर्ण लेवलवर आणत नाही तोपर्यंत ते त्याला आपण अविरलता, निर्मलता जे म्हणतात, निर्मलता इज सायंटिफिक डेफिनेशन ऑफ दॅट इज 8 parts per million डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. वी कैनॉट जस्ट से इट इज प्योर. बस आखिर में इतना कह के बात खत्म करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं और रिवर्स हैं और स्ट्रीम्स हैं, ओढ़े हैं, हम लोगों के बहुत प्रेशर के बाद 7-8 साल पहले सारी वाटर बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और जहाँ उनके ठीक से गवर्नमेंट
के रिकॉर्ड में नोटिफिकेशन नहीं है, उनके नोटिफिकेशन करने का काम शुरू करवाया था। कुछ अच्छी नदियों में वो काम हो गया था। जैसे सबसे पहले इंद्रावती नदी में हुआ, क्या नाम था आपका? वो जो पूना के पास वाली इंद्रायणी इंद्रायणी नदी में, वहाँ एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर थे, बहुत छोटी सी कौन सी मैं भूल गया वो सब, वो इतना यंग कमिश्नर था। उसने कहा भाई जी मैं अपने यहाँ तो करवा ही दूंगा, पर मैं इस पूरी नदी को करा दूंगा। उसने अपने एरिया के बाहर भी जाके उस इंद्रायणी नदी की जो 3 तरह की ज़मीन है, ब्लू जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन, तीनों को बाकायदा पेपर्स पर लाइन कर दी। आप देख सकते हैं कि उस नदी में उसके बाद एक भी एनक्रोचमेंट नहीं हुआ, और ना फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई प्रोजेक्ट आके उसमें ब्लू जोन में दीवार बना सका। और फिर जिस जमाने में जब ये काम शुरू हुआ था तब मैंने आके मना किया था, यार तुम ये कॉन्क्रीटाइजेशन मत करो। तब आप लोगों को मेरी बात बुरी लग रही थी, अब तो हटा रहे हो ना, अब तो तोड़ रहे हो ना, डीकॉन्क्रीटाइजेशन हो ही रहा है ना। पर क्यों ऐसा करते हो यार? हम लोग तुम्हारे दुश्मन थोड़ा ही है, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। देखो तुम लोग कई बार ये मानते हो कि जो तुमसे आके मीठी मीठी अच्छी बातें करे वो तुम्हारा दोस्त होता है, पर अच्छा दोस्त वो होता है जो सच्ची बात भले ही कड़वी लगे, बस सच्ची बात बिना लालच के कह दे। उसको कोई लालच वालच होता नहीं है, तो भाई वो ये भी नहीं सोचता कि मेरी बात इनको अच्छी लग रही है कि कड़वी लग रही है। वो इस बात का विचार ही नहीं करता, उसके दिमाग में ही नहीं आता कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पवार साहब मेरी बात को पता नहीं कैसे ले रहे होंगे। मैं कभी सोचता ही नहीं, मेरे साथ कोई भी बैठा हो, चाहे वो शरद पवार बैठा हो और चाहे रमेश पवार बैठा हो, कोई असर नहीं होता। हाँ बिल्कुल। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। ये जितने भी लोग हैं ना जो आज आपके साथ बात करने आए, तुम्हारा एक भी इसमें दुश्मन नहीं है, और इनको कुछ लालच नहीं है। ये आपसे कुछ लाभ कमाने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल शुभ के लिए आए हैं। हम जितने भी लोग हैं शुभ चाहते हैं, नासिक का शुभ हो या गोदावरी का शुभ हो, किसी का ना किसी का शुभ होना चाहिए। इसलिए हम आपके शुभ कर्म में आपके साथ हैं, लाभ कर्म में हम आपके साथ नहीं हैं। बस इतना ही कहना है। जय हिंद, धन्यवाद।